जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ बीपीएससी ज्ञान सीरीज और ये साइंस वाले लेक्चर का हमारा सेकेंड पार्ट है। तो हमने पहले लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट को अच्छे से देख लिया था। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। तो मैकेनिक्स एक ब्रॉडर टर्म होता है, उसके अंदर आपके मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, सर्कुलर मोशन और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सारे मोशन आपके कवर हो जाते हैं मैकेनिक्स में। तो जो भी बीपीएससी या यूपीपीएससी से ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते, आपको ही पता है बीपीएससी वगैरह में बहुत सिंपल पूछते भी है, तो बहुत सिंपल पूछते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही ये कंटेंट को बनाया गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। बाकी जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ और इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप इसको सीरीज को ना कंटिन्यूएशन में देखना। तो फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर को देख लो। बाकी आप पीसीएस विद नीलेश टेलीग्राम चैनल है, वो जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे जो भी आपके इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस सीरीज के आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हाँ, इस जो लेक्चर का स्लाइड है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये भी आपको उस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ के साथ आपको डेली बेसिस पे क्विज भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। जैसे पहले लेक्चर का क्विज आज हमने पोस्ट कर दिया था, वैसे इस लेक्चर के बाद आज या कल में आपके इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जो क्विज होंगे वो पोस्ट हो जाएंगे। तो आपका ओवरऑल अगर आपको प्रिपरेशन करना है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको लेक्चर यहाँ मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्विज भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी इस सीरीज के बारे में क्या है, ये सीरीज ये सब ऑलरेडी हमने पहले बता रखा है पिछले के लेक्चर्स में, तो आप जाके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो फॉलो कर रहे हो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम मैकेनिक्स कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना व्हाट इज मैकेनिक्स, ठीक है। सिंपल है, पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन एक जनरल आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स। मतलब अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी पे क्या चेंजेस होगा, क्या इंपैक्ट आएगा, अगर उस चीज को, उसके बिहेवियर को स्टडी करना है तो हम फिर मैकेनिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है मास और वेट। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते ही हो ये सारी चीजें, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में है, टॉपिक आपके पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता है कि हाँ इससे रिलेटेड आपके पूछा जाता है सवाल, इसलिए इसको कवर करते जाएंगे हम। तो जिनको पता भी होगा तो आप बहुत ओवरवेल्म मत हो जाना, पेशेंस रखो, ठीक है। जो चीज़ें नहीं आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको नहीं आती होगी, तो जो आता होगा वो आपके लिए रिवीजन होगा काइंड ऑफ। तो देखो मास एंड वेट के बीच में सिंपल डिफरेंस, मास जो होता है ना आपका स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता है, कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन जो वेट होता है इट इज काइंड ऑफ फोर्स, मतलब जब मास में हम कुछ ग्रेविटी ऐड कर रहे हैं, मतलब एक टाइप का आपका एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो। तो मास में जब एक्सेलरेशन ऐड हो जा रहा है तो वो आपका क्या बन जा रहा है, वेट। तो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा वेट क्या है, ठीक है, 65 kg, 70 kg, 75 kg, तो ये हम वेट बता रहे होते हैं, अपने बॉडी का मास नहीं बता रहे होते। लेकिन हमारा बॉडी का जो मास है वो चेंज नहीं होता, वो चाहे अपने प्लैनेट पे हो, हम अर्थ पे हो या फिर मून में जाए, मास आपका सिमिलर रहेगा। लेकिन जो अगर हम बोलते हैं ना कि मास पे जाने के बाद हम उड़ने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन कम है, 1/6 है अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, उसके 1/6 आपके मून पे ग्रेविटेशन होता है। तो वहां पे जाते हो तो आपको हल्का फील होने लगता है। तो हल्का फील होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मास कम हो गया, मास तो आपका वही रहेगा, लेकिन क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है इसलिए आप ऊपर उड़ने लगते हो। तो समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट डिफरेंस? इसलिए हम वेट में जनरल टर्म में बात करते हैं, वेट के टर्म में, लेकिन रियली में देखा जाए तो वो मास होता है। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। मास अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, और जो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं। तो वेट को हम जो डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे, वो करेंगे न्यूटन से, क्योंकि वेट आपका क्या हो गया, एक टाइप ऑफ फोर्स हो गया। आपको अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वैसे ही वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है आपका, एक काइंड ऑफ एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए जो वेट है आपका ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो इसको याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी गलत कर देते हैं लोग। उसका सिंबल डिनोट किया जाता है W से, इसका किया जाता है M से। सिंपल था। अच्छा, यहाँ पे दूसरा टर्म आ रहा है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा बेसिक में जान लो, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको जेई तो देना नहीं है, जेई या फिर IIT नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको बीपीएससी के लिए पढ़ना है। तो आप सिंपल टर्म में समझो कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसके मैग्नीट्यूड चेंज करने से। फॉर एग्जाम्पल आप डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज होगी? अगर मान के चलो मैं यहां से यहां 5 किलोमीटर चला,
तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। फिर मैं और 2 किलोमीटर चला तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर कर लिया, 7 किलोमीटर। तो मतलब जैसे जैसे मैग्नीट्यूड चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे हमारी डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो वैसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करती है बट साथ के साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आप फोर्स ले लो, ठीक है। तो फोर्स अगर मान के चलो मैंने किसी बॉडी पे 3 न्यूटन फोर्स लगाया, किसी बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इंपैक्ट तो डिफरेंट होगा। तो अनडाउटेडली वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। लेकिन दूसरी चीज वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। मान के चलो ये बॉडी आपका, ठीक है, मैं यहां से इसको पुश कर रहा हूं तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा। लेकिन अगर सेम बॉडी पे अगर परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगाता हूं तो वो बॉडी फिर मूव नहीं करेगी आपके। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया फोर्स का तो जो इंपैक्ट है, जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो आपका चेंज हो जाता है। तो मतलब फोर्स आपके डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एकदम लेमन टर्म में बता रहा हूं, बाकी स्केलर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस क्वांटिटी, ये सब आप मतलब डीप कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो लेकिन आपको यहां पे उतना जानने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल टर्म में यही याद रखना, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज हो जा रही है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, ठीक। अब आगे जैसे जैसे आएगा मैं आपको और एग्जांपल्स देते जाऊंगा तो आप एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट। बाकी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन से फिजिकल क्वांटिटी आपके वेक्टर क्वांटिटी होते हैं या आपके स्केलर क्वांटिटी होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर देखो आगे, ये बाकी आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेम कॉन्सेप्ट का, आप देख सकते हो। जब आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर होगा ना तो आप ये सब चीज़ें देख लिया करो जो हम वैल्यू एडिशन करके देते हैं आपके लिए। तो जब रिविजन करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। फिर देखो आगे, अब आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, हम बहुत बार इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है। डिस्टेंस क्या हो गया आपका, सिमिलर वही, ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्यों डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपल समझो कि मान के चलो आपका पर्सन है, ठीक है, उसका घर है ये ए। तो एक पर्सन ए प्लेस से बी प्लेस पे ट्रैवल कर रहा है और फिर बी से सी पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो आप 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस मान लो आप 1 किलोमीटर। तो ये पर्सन ए से सी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो सिंपल है 2 + 1 ऐड कर दोगे तो 3। तो इस जो ये वाला जो केस है आपका, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। लेकिन अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन कंसीडर करेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट को आप सिंपल टर्म में समझ सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, ठीक है। तो 2 प्लेस के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। दूसरा चीज, डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप, तो सिंपल, अगर मान के चलो ये फॉर्म हो रहा है तो आपको पाइथागोरस पता होगा तो डायरेक्ट आप पाइथागोरस लगा दो। ये मतलब आप डायरेक्ट ए से सी चले जाओ ना, आपको ये ए से बी जाके बी से क्यू सी क्यों जाना है, आप डायरेक्ट ए से सी चले जाओ तो आपका वो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, √2² + 1² मतलब √5। तो ये चीज समझ आ रहा होगा। देखो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है हो सकता है उनको दिक्कत होती है, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट समझने में, लेकिन मैं दोबारा आपको थोड़ा सा और लेमन टर्म में समझा देता हूं। सिंपल सा है, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ के आते हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हो आप। तो एक आपका जो सबसे बड़ा साइड होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है, फिर जो एंगल के साथ लगा हुआ जो साइड होता है वो बेस होता है, मान के चलो ये एंगल है आपका, और उसके सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, h² = p² + b², ठीक है। तो मान के चलो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना हमेशा वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। मतलब डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, जैसे डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप डायरेक्ट ए से सी जाओ, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस था, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा दिए p² + b²। तो इधर आपका p² क्या है, 1² और इधर आपका 2²। 2² क्या होता है 4, 1² 1 होता है, तो 4 + 1 √5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैलकुलेट करना। अब ये तो सिंपल है, अब इससे ज़्यादा आपका वैसे भी मतलब जो स्टेट पीसीएस में इससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, राइट। लेकिन आईआईटी वगैरह का आप एग्जाम जब देते हो, जेई मेंस देते हो, जे एडवांस देते हो, या फिर आप नीट भी देते हो, या फिर 12th के बोर्ड भी देते हो, तो उसमें थोड़ा सा और डिफिकल्ट पूछ लेते हैं। उसमें ऐसे डायग्राम बना देंगे, मान के चलो ये पहले मान के चलो पर्सन यहाँ से यहाँ ईस्ट मूव किया, फिर नॉर्थ मूव किया, फिर वेस्ट मूव किया, फिर नॉर्थ मूव किया, फिर ईस्ट मूव किया,
ठीक है, तो मान के चलो ए बी सी डी ई एफ, और सब 1 किलोमीटर ले लो आप, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अब अगर आपसे बोला जाए कि इसका डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट ऐड कर देना आपको, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो आपका 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट ये निकालोगे, ये ए से एफ आप डायरेक्ट जाओगे, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा आपको कंसिडर करना है। तो अगर इस केस का अगर डिस्प्लेसमेंट मैं निकालूं तो सिंपल आपका देखो यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक आपका कितना है 1 + 1, तो ये हो गया आपका 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 2 मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो आपका √5 किलोमीटर हो जाएगा। तो समझ आ रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। अगर इन केस अगर थोड़ा हायर और मतलब हायर लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं तो इतना पूछेंगे, इससे ज़्यादा और नहीं जाएंगे आपके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। सिंपल, डिस्टेंस आपका क्या होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। बाकी यूनिट दोनों के लिए हम मीटर ही यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत करना क्योंकि दोनों लेंथ ही है अल्टीमेटली आपका, है ना। अब देखो आगे, ये आपके देखो जो हिंदी माध्यम वाले भी देख रहे हैं, ये मैं बताना भूल गया था कि जो हिंदी माध्यम वाले भी देख रहे हैं तो उनके लिए हमने साइड में ये दे रखा है, ठीक है, हिंदी का ट्रांसलेशन। तो आप साथ के साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, आप इसको रीड करके रिलेट कर सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो जो दोनों हम टारगेट कर रहे हैं, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को बाइलिंगुअल मोड टारगेट कर रहे हैं। बाकी हम डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे, तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाना, तो आफ्टर दिस लेक्चर आप जाके वापस से रिवाइज कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट में। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब आगे कॉन्सेप्ट आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। सिमिलर जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा, वैसे स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, और वेलोसिटी आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिर्फ आपका स्पीड में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर दिए तो वेलोसिटी बन जाता है। तो सिंपल, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, राइट, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन पर्टिकुलर टाइम, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं स्पीड। और वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। समझ आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए देखो वेलोसिटी आपका क्या लेंगे हम, ये रहा गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना। और जो इसका एसआई यूनिट होगा, तो यूनिट जो पहला लेक्चर देख लिया होगा, अब उसको निकालने आ ही गया होगा कैसे निकालना होता है यूनिट, तो फॉर्मूला से निकाल लो। तो डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। साथ के साथ इसका निकालते जाना। बाकी यहाँ पे दे रखा है डायग्राम के थ्रू, आप आराम से कर सकते हो। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी फोकसिंग ऑन डिस्टेंस, और वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूडिंग डायरेक्शन। फिर देखो अब आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का सिंपल मीनिंग है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज करा, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बाइक चलाते हो, बाइक चलाते ही होगे मोस्ट ऑफ लोग, जो आप लोग होंगे बाइक तो चलाते ही होंगे, इवन कार भी चलाते होंगे बहुत लोग। तो देखो जब आप गाड़ी शुरू करते हो तो एक ही बार आप 50-60 के स्पीड पे तो जाते नहीं हो, पहले धीरे धीरे गाड़ी ऐसे बढ़ती है ना। तो मान के चलो आप 0 से शुरू किए, फिर आप 20 किलोमीटर पर आवर पे गए, फिर धीरे धीरे आपने गाड़ी और बढ़ाया तो आप 60 किलोमीटर पर आवर पे गए, और पूरा खाली रोड मिलता है एकदम हाईवे वाला तो आप 100 किलोमीटर पर आवर पे भी चले जाते हो, ठीक है। तो मतलब आपकी गाड़ी क्या कर रही है, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। 0 से आप, ये इनिशियल वेलोसिटी था, यहां से आप 20 पे गए, 20 से आप 60 पे गए, 60 से आप 100 पे गए। अब जो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब आपका इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने पहली बार में आप 20 किलोमीटर पर आवर पे गए, फिर दूसरी बार में आप 40 किलोमीटर पर आवर पे गए, तीसरी बार आप 60 किलोमीटर पर आवर पे गए, तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कितना हो रहा है 20 का हो रहा है ना, 20 किलोमीटर पर आवर आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी है। लेकिन अब इस केस में क्या देख रहे हैं हम, पहले 20 किलोमीटर पर आवर पे गए, फिर 60 किलोमीटर पर आवर पे गए, मतलब इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है आपका 20 है, इधर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है 30 है, सॉरी 40 है, और इधर आपका क्या है 40 है। तो मतलब ये जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। मतलब जब आपकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी से इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब आपकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाती है। तो एक्सेलरेशन का मतलब समझ आ गया, और एक्सेलरेशन से ही नाम पड़ता है एक्सेलरेटर। बोलते हैं ना एक्सेलरेटर बढ़ाओ, एक्सेलरेटर दबाओ, है ना, जब गाड़ी का स्पीड को बढ़ाना होता है। तो अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन को, सिंपल है,
इसका फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, मतलब जो आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, u मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है अपॉन में टाइम, तो ये आपका आ जाता है एक्सेलरेशन। बाकी ये आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख सकते हो अगर कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आपका इनिशियल वेलोसिटी आप डिटरमाइन करते हो, डिटरमाइन दी स्टार्टिंग स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आइडेंटिफाई फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 20 था, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी आपके 60 था, ठीक है। उसके बाद मेजर टाइम, फिर टाइम मेजर करो कि 0 से 20 किलोमीटर पर आवर रीच करने में कितना टाइम लगा, कितना सेकेंड या कितना आर लगा, ठीक है। तो ये चीज आप कैलकुलेट करते हो और उसका डिवाइड कर दो इस फॉर्मूला में लगा के, तो उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ठीक। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन की। इसके बाद एक चीज आपका बताना रह गया, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो? अभी हमने स्पीड और वेलोसिटी पीछे देखा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आपको निकालना आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपको टोटल डिस्टेंस लेना है, मतलब आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पूरे टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करो डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाता है? एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी होगा तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। तो अब एवरेज स्पीड मान के चलो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये नॉर्मल क्वेश्चन ले लो, अगर ये निकाल लिया तो आपको एवरेज स्पीड समझ आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपका जो बॉडी है वो ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है और बी से सी आपके 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। ए से बी ट्रैवल करने में मान के चलो 2 घंटा लगा और बी से सी ट्रैवल करने में मान के चलो हाइपोथेटिकल 1 आवर लगा। तो इसका आपको अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका? देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला आपने देखा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू में टाइम। तो इधर स्पीड गिवन है आपका, टाइम गिवन है, तो आप क्या कर लोगे 20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 1, क्योंकि हमें ऊपर क्या लिया है? टोटल डिस्टेंस लिया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। उसके बाद नीचे आपका टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपका कितना लग रहा है? 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया आपका? 3 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 40 + 30 अपॉन में 3, तो ये क्या हो गया आपका? 70 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड निकल के। तो समझ आ रहा है? अगर आप एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा। हो सकता है टाइम की जगह आपको डिस्टेंस दे देते, तो वही सेम एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस वाला, स्पीड वाला। स्पीड का याद हो गया तो डिस्टेंस का हो जाएगा। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम होता है, टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मतलब उसी फॉर्मूला को घुमा फिरा के आपके सारे फॉर्मूला बन जाते हैं। और जब एवरेज स्पीड निकालना होगा तो हमेशा याद रखना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके हेल्प से आप पहले एक की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेना, फिर टोटल टाइम की वैल्यू निकाल लेना, दोनों को डिवाइड कर देना, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो बाकी आप क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आगे समझ आ जाएगा, राइट। वैसे यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आपके पूछते नहीं है। अब देखो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन समझ आ गया। एक्सेलरेशन ऐसे समझ आ गया, हमने यूनिट कैलकुलेट करना लास्ट लेक्चर में सीख ही लिया था। तो एक्सेलरेशन का बताओ फॉर्मूला क्या होगा? देखो सॉरी, एक्सेलरेशन का बताओ यूनिट क्या होगा? तो फॉर्मूला तो हमने देख लिया, v माइनस यू बाई टी। तो वेलोसिटी का आपका क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है आपका? पर सेकेंड। ये पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको रटना नहीं है, ये डायरेक्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा उसको अब ये चीज सॉल्व करना आ गया होगा, राइट। अब आगे देखते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझो, ठीक है। सिर्फ सिंपल डेफिनेशन रट के मत जाया करो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना, तब जाके आपके कैसे भी सवाल पूछते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर लेते हो। तो देखो न्यूटन साहब ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिया था, आपका बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब इसका एप्लीकेशन भी हमें साथ के साथ देखते जाएंगे और देखते जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, सिंपल है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी है वो अपने स्टेट को कंटिन्यू करता है अनटिल अनलेस कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए, राइट। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में रहना चाहेगा। इसलिए मैंने टर्म यूज किया स्टेट। तो जरूरी नहीं है कि रेस्ट वाले बॉडी को मोशन में ला रहे तभी हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब कि अगर कोई बॉडी मोशन में है
तो आप जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो चलते रहेगा। जैसे एग्जांपल गाड़ी है कोई, तो गाड़ी चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, अनटिल अनलेस उस पर हम ब्रेक नहीं लगाते तो वो रुकेगा नहीं ना। अगर गाड़ी मान के चलो ब्रेक फेल हो जाता है तो, हालांकि उस पर और भी एक दो फोर्स एक्सटर्नल लगते हैं लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसको अगर अभी हम कंसिडर नहीं करते, मान के चलो फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं आपके, तो गाड़ी अगर आप किसी मतलब ऑन करके छोड़ दिए तो चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे। तो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। यही कहता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, पहला लॉ ऑफ मोशन। अब इसी पहले लॉ ऑफ मोशन से आपका कॉन्सेप्ट आता है इंपल्स का, इंपल्स। तो इंपल्स का कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ लो। बाकी एग्जांपल तो आप बहुत पढ़ते हो पहले लॉ ऑफ मोशन का। जैसे आपका गाड़ी खड़ा है, अचानक से जब बस शुरू होता है तो एक ही बार लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि पहले हम इस स्टेट में थे, ठीक है, रेस्ट में थे। अब गाड़ी आगे बढ़ा तो हमारा बॉडी कायदे से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया तो हमारा बॉडी अपने उसी स्टेट में रहना चाहेगा, तो इसलिए हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। और जैसे ही मान चलो गाड़ी मोशन में है, मतलब बस चल रहा है और अचानक से जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो हमारा बॉडी ऐसे आगे की तरफ गिरता है। क्यों आगे की तरफ गिरता है? क्योंकि हमारा बॉडी तो मोशन में था, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक मारा तो हमारा बॉडी अभी भी मोशन में ही रहेगा, क्योंकि अपने वो स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू कर रहा है एज पर लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमारा बॉडी तो रुक गया, लेकिन जो हमारा अपर बॉडी है वो अभी भी मोशन में, इसलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये चीज समझ आ रहा है। बाकी मोशन कब बोलते हैं हम, कोई बॉडी मोशन में कब है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा, ऐसे आप तो बोलोगे कि कोई भी चीज मूव कर रही है तो मोशन में है। तो आप मान के चलो एक एग्जांपल लो, आप ट्रेन में किसी इंसान के साथ बैठे हो, सामने आपके मान के चलो कोई बैठा है। अब वो सामने वाला इंसान क्या मूव कर रहा है क्या आपके अकॉर्डिंग? नहीं कर रहा है ना, आपको तो आप क्योंकि आपके साथ बैठा है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला बंदा है वो आप लोगों को देख रहा है तो आप उनके लिए मूव कर रहे हो कि नहीं? तो मूव कर रहे हो। तो जो मोशन होता है ना वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, वो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो किसी बॉडी को हम कब बोलेंगे कि वो मोशन में? सिंपल, अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ट्री को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और अगर हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हमारा मान के चलो ये कार है, ठीक है, छोटा सा कार बना लो, अगर ये मूव कर रहा है कुछ टाइम बाद यहां पे आ गया तो हम बोलेंगे ये कार मोशन में है। लेकिन जो कार में अगर दो लोग बैठे हैं आपस में तो वो दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ एक स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन जी का, ये सब पढ़े हो आप, तो बस इस चीज को रिलेट करना है। तो ये मेरे को छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था। अब आगे देखते हैं। अब सेकेंड लॉ ऑफ देखो, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? आपका मोमेंटम से रिलेटेड है, राइट। तो सेकेंड लॉ ऑफ आपका बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर मान के चलो कोई बॉडी है, सबसे पहले तो आपको मोमेंटम पता होना चाहिए। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, मोमेंटम। तो किसी बॉडी का मोमेंटम कब चेंज होगा? जब या तो हम उसका मास चेंज करें या फिर हम उसकी वेलोसिटी चेंज करें। तो अब एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ट्रक है, ठीक है, मेरी डायग्राम बहुत गंदी है तो आप माइंड मत करना। मान के चलो ये आपका ट्रक है, ठीक है, और सामने आपकी एक कार है। अब दोनों जब कोलाइड करेंगे तो नुकसान ज्यादा किसको पहुंचेगा? बच्चा भी बता देगा कि कार को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि कार का जो मोमेंटम है कम है। कार का मोमेंटम कम क्यों है? क्योंकि कार का मास कम है, ठीक है, इसका मास कम है, इसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू कार। तो जो ट्रक का मोमेंटम है ना ये ज्यादा होगा। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है, उस पर इंपैक्ट कम पड़ेगा। समझ आ रहा है? मतलब ये ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा इस कार पे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो आपका फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब मान के चलो ये जो ट्रक है ये 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, बहुत दूर से आ रहा है 20 किलोमीटर से, और जो कार है ये 120 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। अब इस सिनेरियो में दोबारा दोनों टकराते हैं। अब बताओ नुकसान किसको ज्यादा पहुंचेगा? तो एज पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब ट्रक को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है आपका मोमेंटम। तो ठीक है, ट्रक का मास तो ज्यादा था तो कुछ कंपेंसेट कर देगा वो वैल्यू, उतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना कार पे पहले आ रहा था पहले वाले केस में। लेकिन फिर भी इस केस में कार से ज्यादा इंपैक्ट ट्रक पे आएगा। मतलब हो सकता है कि ट्रक पलट दे कार,
ये हो सकता है, ठीक है, अगर हम अदर फैक्टर्स को ये क्या बोलते हैं कांस्टेंट रखते हैं तो मान के चलो कार का 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ट्रक उधर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और दोनों टकराते हैं ना, तो इस केस में ट्रक को भी नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि कार की मोमेंटम बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। तो अगर या तो आप मास बढ़ा दो या आप वेलोसिटी बढ़ा दो, आपकी मोमेंटम बढ़ जाएगी। तो जैसे हम बचपन में देखते हैं थे स्कूल में, ठीक है, कि जब हम जैसे दौड़ के जा रहे तो कोई अगर लंगड़ी फंसा दिया तो आप बहुत तेज धड़ाम से गिरते थे, लेकिन वही अगर आपका स्पीड स्लो होता था, आप स्लो स्लो दौड़ते थे, तो कोई पैर फंसाता था तो हमें ज्यादा तेज से हम बैलेंस कर लेते थे, मतलब खुद को गिरते नहीं थे। लेकिन वही अगर आप बहुत तेज से दौड़ के आते थे, हल्का सा भी कोई पैर लगा दिया या पैर गलती से भी किसी का लग गया तो एकदम से उड़ के आप गिरोगे। तो उसी को हम बोलते हैं कि एकदम से जो रेट ऑफ फोर्स, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतना ही फोर्स आपके बॉडी पे लगेगा जितना आपकी मोमेंटम ज्यादा होगी बॉडी की। तो समझ आ रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? कंफ्यूज मत करना, बहुत एग्जांपल मैंने दे दिए। तो ये सिंपल डेली लाइफ, रियल लाइफ एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको रिलेट हो सके। ऐसे हम ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। अब इसमें लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये कहां से आ रहा है? तो सिंपल समझो, ये हमने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये याद रखना, ये एज अ फॉर्मूला याद रखना। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो ठीक है, कुछ कांस्टेंट आएगा, ओके। अच्छा, पी का हमने क्या देखा वैल्यू? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में dt। मास कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो F इज इक्वल टू m dv बाई dt। ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और dv बाई dt अभी हम क्या देख के आ रहे हैं ऊपर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप समझ आए ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहां से आता है, और ये आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट है। तो जब भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन बात हो तो आपको दो चीज याद आना चाहिए, एक मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और दूसरा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम चीज मेंशन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब एसआई यूनिट क्या होता है आपका फोर्स का? तो न्यूटन होता है। और न्यूटन को हम कैसे दूसरे तरीके से कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां क्या दे रखा है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया? रिलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है तो दोबारा रिवाइज करो, बैक करके देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं। मोमेंटम आ ही गया, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है आपका वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी एडेड है, और वेलोसिटी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब पूछ लेते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ यूनिट होते हैं जिसमें आपका कॉमन सेंस फेल हो जाएगा। जैसे वर्क डन, तो वर्क डन में आपका क्या क्या लग रहा होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं, लेकिन फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क डन जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक नहीं लगता, फिर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगता है। तो वो सब अलग कॉन्सेप्ट है, वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। अब देखो, ये हमने मोमेंटम का देख लिया, एसआई यूनिट देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, mv माइनस mu अपॉन में t। अब आगे एक तीसरा थर्ड लॉ छूट गया था, ठीक है। तो थर्ड लॉ बच्चे बच्चे को रटा हुआ रहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये तो सब पढ़ लेते हैं, है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन वो क्या होता है आपका? तो जैसे आप देखते हो रिकॉयल, तो रिकॉयल वेलोसिटी आपने सुना होगा, जब मान के चलो कोई गन फायर करता है, तो गन फायर करता है तो आपका जो रिकॉयल होता है वो बैकवर्ड आता है और बुलेट आगे की तरफ जाता है। तो ये इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गया। तो इससे हम रिकॉयल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो किस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रहा है? तो सिंपल है, ये आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, आप मान के चलो किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो सिमिलर उतना ही फोर्स आप पे भी लगेगा। जैसे आप दीवार को मार के देखो, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो, है ना, या फिर आप मान के चलो बोर्ड से कूदते हो तो बोर्ड भी आपके पीछे की तरफ जाता है, या फिर आप फायर कर रहे हो तो फायर कर रहे हो तो आपका गन भी पीछे आता है। क्यों? क्योंकि उस पर इक्वल और ऑपोजिट जो है रिएक्शन आया। तो ये इसके, तो आपका कंजर्व कौन सा हो रहा है? मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। तो मोमेंटम हमने क्या देखा? मास इनटू वेलोसिटी। तो रिकॉल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन? देखो, m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। तो m1 क्या है यहां पे? ये है मास ऑफ बुलेट,
और u1 क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, m2 क्या है आपका मास ऑफ रिकॉयल या फिर गन बोल लो, और u2 क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल। फिर m1 यहां पे सिमिलर लिख दिया मैंने, v1 क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसका बुलेट का, और ये v2 आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल, मतलब रिकॉयल वेलोसिटी आप बोल सकते हो, रिकॉयल वेलोसिटी। तो ये आपका क्या एक्सप्लेन करता है, थंब रूल है, याद रख लेना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है, राइट। ये चीज पूछा भी जा चुका है, तो ये चीज ध्यान में रखना, गलत मत करना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। मोमेंटम हमने देख लिया, वर्क डन देखो। अब सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, अब देखो वर्क आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहां पे आप लॉजिक लगाने जाओगे तो हो सकता है आप गलत कर जाओगे। क्यों? क्योंकि वर्क डन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे आपने कुछ फोर्स लगाया और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखाई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन। वर्क डन को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं एनर्जी के साथ, ठीक है। तो दोनों आपके सिमिलर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आपको वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। तो हम एनर्जी और वर्क डन को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, और दोनों का यूनिट भी आपका जूल ही हम कंसिडर करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। तो अगर किसी बॉडी पे मान के चलो आपने F फोर्स लगाया और आपका बॉडी S डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम बोलेंगे उस बॉडी पे इतना वर्क डन हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो आपका वर्क डन है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। तो जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अननेसेसरीली आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बस आप इतना ध्यान में रखना, और इसको चाहो तो रट जाना या याद कर लेना कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ आपके फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इनका अलग लिस्ट बना लेना, जो कंफ्यूज करते हैं। जो कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हो वो तो याद रह ही जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी याद रखना, और जो इसका एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक। अगर वैसे हम डिनोट करना चाहे तो न्यूटन मीटर। फिर आगे देखते हैं पावर। पावर आपका क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। तो सिंपल है, वर्क डन अपॉन में टाइम किया तो ये पावर हो गया। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, वॉट से। वॉट बोलते हैं ना, इतना वॉट का बल्ब है, तो मतलब कितने पावर का बल्ब है। तो वर्क डन करने के लिए जो कुछ टाइम लग रहा होगा, तो वर्क डन अपॉन में टाइम जब हम कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं इस चीज में इतनी पावर है। बाकी पावर का एक और फॉर्मूला होता है VI, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। ये आगे काम आ जाएगा आपके, अगर न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कुछ आता है तो। उसके बाद एनर्जी मैंने बताया, तो एनर्जी मतलब सिंपल हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क डन। तो कैपेसिटी टू डू वर्क, इसका एसआई यूनिट होता है क्या, जूल। अच्छा, पावर का एक याद रखना, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं स्टेट पीसीएस में, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 746 वॉट। तो ये सब कुछ कुछ वैल्यूज जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखो जो आपका एनर्जी है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये हम ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुके कई बार। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये क्या क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, कोई बॉडी अगर आपके रेस्ट में है और किसी हाइट पे है, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, mgh। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी, मान के चलो कोई चीज आपके हाइट पे स्टोर है, जब वो नीचे आएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आगे जैसे अभी हम सिंपल पेंडुलम देखेंगे तो वहां पे भी इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखते हैं। उसका काइनेटिक एनर्जी, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर्मूला इसका क्या होता है, हाफ mv², राइट। अब देखो इससे एक और रिलेशन बनाते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका हाफ mv²। अगर मान के चलो मैं ऊपर m और नीचे m मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला हो जाएगा m² v² अपॉन में 2m। तो इसको हम लिख सकते हैं p², क्योंकि mv क्या था आपका, मोमेंटम था, तो p² बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को आप p² अपॉन में 2m भी लिख सकते हो। और इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो p इज इक्वल टू आप लिख सकते हो √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो ये चाहो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
हो सकता है आपके स्लाइड में मेंशन ना हो, तो इस टाइप से हम रिलेशन निकालते हैं और भी बहुत तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर आपका न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, वहाँ पे आपकी मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, या फिर मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है और मास की वैल्यू दे रखी है, और बोला कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। या फिर मान के चलो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है और मास की वैल्यू दे रखी है, तो आप आराम से मोमेंटम निकाल सकते हो। बाकी समझ आ गया आपको कैसे डिराइव करना है। अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी टाइप्स, देखो ये डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, काइंड ऑफ आपका नोट्स हो गया। तो जब आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा आप आराम से रिवाइज कर लेना इसको। अब देखो कुछ डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं रहा, खाली अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखते हो डायनेमो, तो डायनेमो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो डायनेमो क्या होता है, जनरली आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप मान चलो डायनेमो कोई भी डिवाइस में फिट कर देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके शू में मैंने डायनेमो फिट कर दिया और आप दिन भर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आपके डायनेमो में क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगा और फिर उसको एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड कई सारे इन्वेंशन भी हुए है ना। तो डायनेमो आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो इट ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल मोटर आपका इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है, राइट। तो ये ऑपोजिट हो गया इसका। तो पानी चढ़ाने के लिए आप मोटर यूज करते हो ना, तो इलेक्ट्रिक वो मतलब इलेक्ट्रिक वो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उससे वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहा है, जो कि पानी को लिफ्ट कर रहा है और टंकी में भेज रहा है। फिर देखो माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या करता है, आपका साउंड कुछ बोलते हो माइक्रोफोन में, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके जो आपके ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, सॉरी आप तो ट्रांसमीटर हो, जो रिसीवर एंड पे होता है उसको वो चीज़ें सुनाई देती है। फिर देखो लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल टू साउंड कन्वर्ट करता है, तो इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो वो आपके जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा देता है। ये सब आगे जब हम साउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। फिर देखो सोलर सेल, सोलर सेल क्या कर रहा है, आपके सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर देखो ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट आपके इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल सी है, इलेक्ट्रिक आप पास करो और ट्यूबलाइट आपका जलता है, फ्लोरोसेंट निकलता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल को हीट प्लस लाइट, तो जो आपके पहले के ज़माने में अभी भी गांव में लोग यूज़ कर ही रहे होते हो, 10 रुपये वाला बल्ब जो देखते हो पीला पीला वाला, राइट, तो उसमें जब जलती है चीज़ें तो हीट भी, उसमें हीटिंग इफेक्ट भी आता है। जो आप तो मोस्टली लोग एलईडी यूज़ करते हैं, एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो वो वाला बल्ब होता है वो आपका हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट कर रहा होता है अलॉन्ग विथ आपका लाइट एनर्जी। फिर देखो इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल आपका केमिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा। फिर कैंडल, केमिकल से लाइट प्लस हीट। सितार, मैकेनिकल से साउंड, सितार में जब आप स्ट्रिंग को छेड़ते हो तो आपके एक बढ़िया सा मेलोडियस साउंड निकलता है, तो ये आपका मैकेनिकल से साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ समझ आ रहा है कौन सा डिवाइस किस में कन्वर्ट कर रहा है। फिर देखो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस आपका कौन सा, पहले तो ये बताओ कि ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। लेकिन ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर किसी को पता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताना, ठीक है, कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जिसको नहीं पता है टेंशन मत लेना, केमिस्ट्री भी मैं ही कराऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, आपका CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका C6H12 O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, और एनर्जी तो रिलीज होता ही है, तो यही ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अब मैं आपको इस चैप्टर का कुछ इक्वेशंस बता देता हूं। हालांकि ये इक्वेशन जो है ये न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में बहुत यूज होते हैं, तो क्या पता कब वीपीएससी न्यूमेरिकल्स पूछ ले, साइंस पूछ रहा है तो फिजिक्स पूछ रहा है तो न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है ना। तो आपको प्रिपेयर पूरे तरीके से होके जाना है। तो ये तीन आपके इक्वेशन आते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इनको बोलते हैं। किस पे अप्लाई होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी पे अप्लाई होते हैं तीनों। तो तीनों को याद कर लेना, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन मोशन का, कोई भी मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप 3 इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर लोगे। इवन आपका ग्रेविटेशन का भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिमिलर, बस एक ही जगह आपको वहाँ पे जी करना होगा और थोड़ा साइन कन्वेंशन देखना होता है। मतलब अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही होती है और क्योंकि आपका ग्रेविटेशन नीचे की तरफ एक्ट करता है तो उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, और अगर कोई बॉडी आपके ग्रेविटेशन के ही डायरेक्शन में आ रही है तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। बस ये सब कुछ आपका साइन कन्वेंशन अगर आप देख लेते हो तो आपका काम हो जाता है।
तो पहला इक्वेशन क्या होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होता है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे a क्या है एक्सेलरेशन है, s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है टाइम है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पे सब चीजें मेंशन है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। इससे ग्राफ जरूर ड्रॉ कर लेना, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और मैं बोलूं कि इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का शो करो, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ऐसे ना आपको ग्राफ पे ही डिपिक्ट करना आना चाहिए, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक मुझे नहीं दिखा है, लेकिन अगर पूछे तो आपको रेडी ही रहना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, ये सब मेंशन है किसकी, वो जो सिंबल है उसका मीनिंग क्या है, उसका देखो ये इसका फ्लो चार्ट है, आप आराम से फ्लो चार्ट के थ्रू रीड कर सकते हो। आगे देखते हो अब देखो सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर मान के चलो सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नहीं कर रही है, मतलब इज इट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा, अगर कमेंट में आप टाइप करके बताते हो तब दूंगा, अदरवाइज अगर कभी आता है ये कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट होगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्यूरियस होते हैं। तो सवाल एक बार फिर से सुन लो, क्या है सवाल, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या नहीं कर रही है, सिंपल। इससे आपका कॉन्सेप्ट मुझे आइडिया लग जाएगा। फिर देखो इसका डेफिनेशन हो गया, टाइप्स आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म कब होगा, जब आपका कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पे। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब आपका जो वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, सिंपल, इसमें कोई सा रॉकेट साइंस है नहीं। फिर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से। तो देखो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो उस पर एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उस बॉडी को इनवर्ट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो ये सेंटर है, इसके अराउंड अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो आपके इस बॉडी पे क्या लगेगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जो कि इनवर्ट डायरेक्शन में लगती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आपके कोई भी फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है, या फिर कोई भी फोर्स जो फोर्स अंदर की तरफ बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकेंड थिंग आपका सेम बॉडी पे अगर कोई बॉडी आपके सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है विथ सम पर्टिकुलर स्पीड, तो उस बॉडी पे फिर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में। सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जब आपकी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो एक फोर्स आपके आउटवर्ड साइड में भी लगेगी, और वो आउटवर्ड फोर्स कहां से जनरेट हो रही है, आपके स्पीड ऑफ बॉडी से। तो देखो जैसे मान के चलो किसी सैटेलाइट को हमें प्लैनेट के अराउंड अगर ऑर्बिट करवाना होता है इन दी ऑर्बिटल, तो हम उसका एक स्पीड डिटरमाइन करते हैं ना कि इस स्पीड से बॉडी ट्रैवल करेगा तभी वो बॉडी आपके ऑर्बिट कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान के चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाता है तो आपका बॉडी क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा ऑर्बिट से। अगर मान के चलो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होता है तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, होगा कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए तभी आपका बॉडी ऑर्बिट कर सकता है। तो अगर किसी बॉडी को अगर आपको सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कराना है तो उसके लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को बैलेंस कराना होता है, तभी आपकी बॉडी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकती है। और जो स्पीड से आपकी बॉडी, जो स्पीड आपको रिक्वायर्ड है टू मेंटेन दिस सर्कुलर पाथ, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ये आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ड्यू टू दैट स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो कोई भी अगर आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में देख लो ना यार, जब आप मान चलो एक रस्सी में आपने पत्थर बांध कैसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो जब तक आप पकड़े हो हाथ से तब तक वो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्यों, क्योंकि आप अपने सेंटर से क्या लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो अंदर की तरफ, राइट। लेकिन जैसे ही अगर आपका गलती से वो रस्सी टूट जाता है तो एकदम टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो निकल के जाता है, तो उसी को बोलते हैं, मतलब उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा था। आप सेंटर से तो एक फोर्स लगा रहे थे उसको रोटेट करने के लिए, लेकिन एक जब बॉडी रिवॉल्व कर रहा था तो वो भी एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, उसी को हम बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना सिंपल लैंग्वेज में कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, अच्छे से समझ लो यहाँ पे।
ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते तभी जाके आपके बेसिक क्वेश्चन सही हो पाते हैं। बाकी फॉर्मूला देख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो याद रखना। तो जितने ही मैं फॉर्मूला आपको देते जा रहा हूं, एक लिस्ट बना लेना फॉर्मूला का चीट कोड टाइप में, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स अगर आता है वहां से तो आप आराम से सॉल्व कर लो। बाकी यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो हिंदी माध्यम वाले आप कृपया करके इसको साथ के साथ देखते जाएं, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और बाकी ये डायग्राम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेराइज। अब आगे देखते हैं। अब आगे आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको बोल रहे हैं हम, जब आपका मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये सब मैंने बता दिया ऑलरेडी। फिर देखो अब मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी को भी एक बार देख लेते हैं, ग्रेविटी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वही सिंपल सी चीज, कोई अगर मान के चलो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सन, फिर आपके प्लैनेट के अराउंड भी मून रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सब किसकी वजह से कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इवन आप जब सैटेलाइट भी भेजते हो स्पेस में, तो उसको भी एक ऑर्बिटल स्पीड एक्वायर करना पड़ता है टू मेंटेन द ऑर्बिट, राइट। और अगर मान के चलो उसको हमें स्पेस से ही बाहर भेजना होता है, तो हम फिर एस्केप वेलोसिटी जितना फोर्स जनरेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। ये आपके केपलर साहब ने बोला था, आगे हम देखेंगे। फिर अ नेचुरल सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। तो आपके जो अर्थ पे या फिर अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट वो मून है, आपको पता है। वैसे जो आपके अलग अलग प्लैनेट है, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, मार्स, इन सब पे भी आपके नेचुरल सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। तो ये जो नेचुरल सैटेलाइट है दे आर सेलेस्टियल बॉडी, और ये क्या करते हैं, प्लैनेट्स को ऑर्बिट करते हैं, सिंपल। अब देखो मरकरी एंड वेनस हैव नो नेचुरल सैटेलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना एज अ फैक्ट कि मरकरी और वेनस के पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। सेकंड, अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है, ये मैंने बता दिया आपको। फिर मार्स हैज टू स्मॉल सैटेलाइट, तो चौथा जो आपका प्लैनेट है वो आपका मार्स है। फिर जुपिटर है 79 नोन सैटेलाइट, राइट। तो जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट है जो नेचुरल सैटेलाइट है। फिर सैटर्न हैज द मोस्ट नोन सैटेलाइट, मतलब सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। टिल 2019 आपके 82 सैटेलाइट्स था सैटर्न के पास। तो ये चीज ध्यान रखना, बाकी डायग्राम से आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। ये देखो ये डायग्राम है प्यारा सा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मरकरी और वेनस के पास आपके 0 है, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास 79 है, और सैटर्न के पास 82 है। अब जरूरी नहीं है फिक्स नंबर है, हो सकता है कि आगे जाके आपके कुछ डिस्कवर हो जाए और सैटेलाइट, तो ये बढ़ और घट सकता है, घटेगा तो नहीं बढ़ेगा ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब ये डायरेक्ट तीनों आपको लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर आपसे पूछ लेते तो आप सही करके आओ। तो इसके तीनों आपको लॉ पता होने चाहिए, डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछ लेंगे, अगर एग्जाम में पूछना भी होगा तो एप्लीकेशन पार्ट बहुत कम ही चांस है पूछने का। तो सिंपल तीनों लॉ एक बार मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले केपलर साहब क्या बोलते हैं कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। तो हर बॉडी जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करती है। तो जैसे ये आपका सन है, तो जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर नहीं होता, वो एलिप्टिकल होता है, ये इस टाइप का, ठीक है। तो कोई भी मान के चलो ये अपना प्लैनेट अर्थ ही ले लो, 23.5 डिग्री पर जो रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है। ये इनका पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। तो इसमें ये दूसरा लॉ आपका क्या कहता है कि जितने टाइम पीरियड, मान के चलो यहां से यहां तक जितना टाइम पीरियड लग रहा है अर्थ को रिवॉल्व करने में सन के अराउंड, तो ये कुछ एरिया कवर किया होगा, तो वो एरिया कितना होगा, ये एरिया, ठीक है। अब मान के चलो आपका अर्थ यहां से यहां ट्रैवल किया सेम टाइम पीरियड में, राइट। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको समझ आ रहा है कि अगर सेम टाइम पीरियड में अगर प्लैनेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, और फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे भी सेम टाइम में जा रहा है, तो वो इक्वल एरिया स्वैप करेगा। तो अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज, ये मैंने बता दिया कि ये वाला और ये वाला एरिया, तो ये मान के चलो आपका अर्थ था, ये बीच में आप सन ले लो,
और यहाँ पे अर्थ था, फिर मान के चलो यहाँ पे अर्थ है आपका और यहाँ पे अर्थ है, दोनों का टाइम t है, तो जो ये एरिया होगा ये मान के चलो A1, ये है A और ये आपका इलेप्टिकल ऑर्बिट, तो A इज इक्वल टू A1 प्रोवाइडेड टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। 10 प्लैनेट्स क्लोजर टू द सन मूव फास्टर देन दोज फार्दर अवे। तो जो सन के पास रहते हैं जो प्लैनेट वो ज़्यादा तेजी से रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर मान के चलो इधर अगर सेम टाइम पीरियड में सिमिलर एरिया ही कवर कर रहा है, मतलब इसका मतलब कि अगर जब वो सन के पास है तो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, कायदे से यहाँ पे कम एरिया कवर होना चाहिए, लेकिन सिमिलर अगर एरिया कवर कर रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत तेजी से मूव कर रहा है। और यहाँ पे आपके ज़्यादा एरिया कवर होना चाहिए था, क्योंकि भाई इलेप्टिक में क्या होता है, इलेप्टिकल में क्या होता है आपका इस टाइप का शेप होता है, सन आपके कहीं यहाँ है तो ये वाला एरिया तो इससे छोटा होना चाहिए था ना इधर वाले एरिया से, लेकिन दोनों सिमिलर एरिया, मतलब कहीं ना कहीं जो प्लैनेट आपके सन के पास में वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो दूसरा लॉ समझ आ गया आपका, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, तो डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो। फिर थर्ड लॉ होता है आपका लॉ ऑफ पीरियड्स। तो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है कि जो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो ये रेडियस या डायमीटर बोल लो, रेडियस नहीं डायमीटर सही रहेगा, तो ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड p स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। मतलब t स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ पे t स्क्वायर कर लेना, t और r, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। मतलब ये जो अर्थ का जो डायमीटर है r, ठीक है, और अर्थ को जितना टाइम पीरियड लग रहा है रिवॉल्व करने के, वो क्या होगा, टाइम पीरियड इज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, मतलब द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो ये याद रखना, सिंपल है, नहीं भी याद होगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, नॉर्मल बस t स्क्वायर इज इक्वल t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब या फिर p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब से आप याद रख सकते हो केपलर का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके मास पे। तो मास अगर मान के चलो किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, और सेकेंड चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो अगर कोई दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, राइट। तो ये सिंपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बिटवीन द टू बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू याद रख लेना 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट भी याद रखना, यूनिट कैसे आया, आपके यहाँ ट्रांसफर करो, फोर्स का क्या होता है यूनिट न्यूटन होता है, r स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, m1 m2 का हो जाएगा आपका kg स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो समझ आ रहा है यूनिट कैसे निकालते हैं। तो आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है, एग्जाम में स्टेट पीसीएस के, कई सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर यूनिट पूछे तो आप ये लिखना नॉर्मल न्यूटन, ठीक है, क्योंकि फोर्स का कोई भी यूनिट न्यूटन होगा। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट पूछे तो आपका यूनिट ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर, राइट। ये चीज आप ध्यान रखना, नहीं तो गलत कर दोगे। अब अच्छा, यहां से और एक चीज मैं बता दूं, आपके जो इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है ना वो कम होती है, और जो पोल पे आपकी ग्रेविटी होती है ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे आपका रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो अगर रेडियस ज्यादा होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो आपकी जो ग्रेविटी होगी वो कम होगी, और आपके पोल पे क्योंकि आपकी रेडियस कम है तो आपकी ग्रेविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। यही कारण है कि जो आपके इक्वेटर पे जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस होती है ना वो ज़्यादा होती है, और जो आपके पोल पे एटमॉस्फेयर की थिकनेस, खासकर टू बी स्पेसिफिक ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस होती है वो आपकी कम होती है। तो देख रहे हो कैसे ज्योग्राफी रिलेट होता है। अगर आपको साइंस का नॉलेज है तो आप ज्योग्राफी को भी रिलेट कर सकते हो। उसके बाद देखो ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, ठीक है। तो स्मॉल g का भी हमने देख ही लिया, G इंटू एम ई अपॉन में आर स्क्वायर, सिंपल है। बाकी की पॉइंट्स देख लो यहाँ पे, G इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मास। तो G मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि जो G एक्ट करेगा ना, चाहे वो मान के चलो आप
एक फेदर को नीचे फेंक रहे हो जमीन, मतलब किसी हाइट से, और एक बॉल को आप फेंक रहे हो, तो दोनों पे जो जी लगेगा ना वो आपका सेम ही लगेगा। तो जो जी होता है आपका, ये कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडी होता है। तो इसका वैल्यू आपको पता ही है, अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आपको पता ही होगा। उसका देखो, इन वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट। तो अगर वैक्यूम में किसी ऑब्जेक्ट को आप डाल रहे हो, क्योंकि वैक्यूम में आपका एटमॉस्फेयर होता नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए जो आपके सारे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा। जो सारे ऑब्जेक्ट फॉल भी करेंगे वो भी सेम रेट पे फॉल करेंगे। फिर इन प्रेजेंस ऑफ एयर हेवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर ड्यू टू लेस एयर रेजिस्टेंस। लेकिन क्योंकि आपके एयर प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, तो जो आपके हेवियर ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपके क्या होता है, जल्दी गिरते हैं एज कंपेरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट। क्यों? हेवियर ऑब्जेक्ट पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम लगी, क्योंकि हेवी है ना, तो ओवरकम कर जाएगा एयर रेजिस्टेंस को। लेकिन जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं वो ओवरकम नहीं कर पाते, इसलिए वो स्लो गिरते हैं। अदरवाइज जो ग्रेविटेशन जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो आपकी कॉमन ही लग रही है। उसके बाद जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, मिनिमम एट इक्वेटर, मैंने ऑलरेडी बता दिया, एंड डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड और डेप्थ। अब आप ये सवाल बताओ आगे, हालांकि पीवाईक्यू में ये तो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, चलो यहाँ के लिए अभी रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं, ये आपके हिंदी में ट्रांसलेशन आप देख सकते हो। सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय अर्थ बाय ग्रेविटी। ठीक है, अब बाकी ये इक्वेशन इक्वेट कर लो, और दो चीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तभी तो आपके बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना, तो वो हो जाएगा आपका g m1 m2 r²। अब इस फॉर्मूला को आगे हम डिराइव करके हम इस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, आपको डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करना है, राइट, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम चल नहीं रहा है या फिर आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो। स्टेट पीसीएस के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आप देख लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका √g_m⁻r। तो ये जो मास है ये वो मास ऑफ बॉडी है जिसके अराउंड आपकी सैटेलाइट या कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रही है, राइट। तो ये g_m⁻r याद रख लेना। यहाँ पे दे रखा है v ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, m मास ऑफ सैटेलाइट एंड r रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो ऊपर चीज़ है कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट में क्या होता है आपका, कोई भी बॉडी अगर आपके स्पेस में आती है, ऑर्बिट में आती है, तो एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस सैटेलाइट एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ये चीज कॉमन है, मैंने बता दिया था आपको। फिर देखो दूसरे केस में क्या हो रहा है, मेंटेन ऑर्बिटल स्पीड। अब हमें अर्थ के ग्रेविटी को ओवरकम करना है, मतलब मान के चलो अब कोई भी सैटेलाइट को आप भेज रहे हो तो उस पर ग्रेविटी तो लगी रही है, तो अब उस ग्रेविटी को ओवरकम करना है, तभी तो हम सर्कुलर पाथ में या ऑर्बिटल पाथ पे मूव कर पाएंगे। तो हम अपनी स्पीड उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, राइट। तो मेंटेन ऑर्बिटल स्पीड, द सैटेलाइट मेंटेन्स अ स्पेसिफिक ऑर्बिटल स्पीड टू बैलेंस फोर्सेस। उसका तीसरे केस में क्या हो रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो आपकी अर्थ ग्रेविटी है ये दोनों, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस करती है दोनों को, और फाइनली जो आपके सैटेलाइट है फोर्थ में ये आपका सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। समझ आया? बाकी आप और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट, ये सब चीज़ें हम साइंस के सेक्शन में टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में अगर स्पेस टेक्नोलॉजी करते हैं तो वहाँ पे देख लेंगे। अभी के लिए आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाओगे। अब आगे देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी मैंने पीछे भी बता दिया था आपको, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल पुल एंड नेवर रिटर्न। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए जो आपको वेलोसिटी चाहिए उसको हम बोल रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में आपको रिलेशन याद कर लेना है। सिंपल फॉर्मूला है ve इज इक्वल टू √2v0। ये फॉर्मूला याद कर लेना स्टार मार्क करके, ठीक है, बहुत काम आएगा आपके। तो v इज इक्वल टू √2 इंटू v0। और बाकी ये फॉर्मूला, बाकी ये वैल्यू होती है, फैक्ट है। ऑन अर्थ जो आपकी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मतलब आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए टू एस्केप द अर्थ एटमॉस्फेयर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड है, पर आवर नहीं है, तो ध्यान रखना। ये वैल्यू आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अर्थ पे आपको एस्केप वेलोसिटी क्या चाहिए, मतलब किस वेलोसिटी से आप ट्रैवल करोगे तो आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाओगे, एस्केप कर जाओगे अर्थ के एटमॉस्फेयर से। फिर देखो सिंपल पीरियोडिक मोशन।
सिंपल पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। जो वेव का मोशन होता है वो आपका सिंपल पीरियोडिक मोशन होता है, जो कि अपने पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेंडुलम का जब लेते हो एग्जांपल, तो पेंडुलम का एक मेन पोजीशन होता है, फिर ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, फिर वापस से मेन पोजीशन में आता है, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है। तो ये चीज़ बैक एंड फोर्थ है ना, टू एंड फ्रो, ये वाली जो मोशन है इसी को हम बोल रहे हैं सिंपल पीरियोडिक मोशन। और ये मोशन किससे एसोसिएटेड है? आपके वेव से। तो a motion in which an object moves to and fro from its equilibrium position in a straight line. Example spring motion, simple pendulum motion. अब सिंपल पेंडुलम मोशन में आपको दो तीन चीज मैं बता देता हूं, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। देखो, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, याद रखना। जब आपका सिंपल पेंडुलम आप देखते हो, ठीक है, तो तीन केस आपका मैं बताता हूं। ये मान के चलो आपके सिंपल पेंडुलम है, तो ये है पहला केस, ये मान लो दूसरा केस, ये भी आपका दूसरा ही केस होगा, और एक मान के चलो यहाँ पे कहीं पे बीच में है। तो ये मैं डॉट्स इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है ना अभी। तो ये आपका तीसरा केस हो गया। अब तीनों केस को अच्छे से समझ लेना, आपका काम मतलब पीछे कोई आपको नोट्स भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। अब इन तीनों केस में हमें ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, कब दोनों बराबर होंगे। तो आप दिमाग लगाओ, जब आपके पेंडुलम मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पे आपकी पेंडुलम सबसे ज़्यादा एनर्जी है इसके पास, मूविंग एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपके ना केस 1 में, इस वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है इस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हाइट जीरो है, मीन पोजीशन पे आपके पेंडुलम की हाइट जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, तो h जीरो है तो आपके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब एक्सट्रीम पोजीशन दोनों लेते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन आपका सेकंड हो गया, यहाँ पे भी सेकंड हो गया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके कौन सा मैक्सिमम होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जाके एक बार कोई स्टॉप होती है फिर तो वापस से आती है ना। तो जब कोई चीज़ हाइट पे जाके स्टोर होती है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, उसके बाद तो वापस से फोर्थ मोशन आ रही है ना। फिर देखो, अब बीच में कहीं, बीच का अगर केस ले लेते हैं, मतलब केस थर्ड, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब के इज इक्वल टू पी। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था। अब यहाँ से वापस से मूवमेंट जब शुरू करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो किसी इस बीच वाले पॉइंट में कहीं पे आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। फिर जैसे जैसे यहाँ पहुंचेगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अब धीरे धीरे ऊपर जाने लगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा, और जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये चीज याद रखना, एक्सट्रीम पोजीशन पे सवाल बन जाता है। और सिमिलर चीज ये साइकिल में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इरेज कर देता हूं। तो ये लाइफ साइकिल देखो, यहां से ऑब्जेक्ट पासेस इक्विलिब्रियम, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट मूव टू ऑपोजिट साइड, तो ऑब्जेक्ट मूव टू अदर साइड, फिर ऑब्जेक्ट रीचेस ऑपोजिट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब ऐसे समझो, ये आपका पेंडुलम, ये पहला केस हो गया। अब ये ऑपोजिट साइड इधर को बोल रहे हैं, तो ये ऑपोजिट साइड पे गया पहले, फिर यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे आया कहीं, फिर वापस से यहाँ आएगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव्स बैक टू इक्विलिब्रियम, फिर वापस से यहाँ आया मेन पोजीशन पे, फिर अब यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, फिर ऑब्जेक्ट रीचेस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच गया, ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट मूव्स बैक, ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है? ये साइकिल 2 and 4th मोशन बन रहा है। और इसी यही आपका जो, जब आप वेव को भी स्टडी करते हो या साइन थीटा या कॉस थीटा का ये ग्राफ स्टडी करते हो तो आपका ऐसे ही सर्कुलर मोशन बनता है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? फिजिक्स को कैसे विजुअलाइज करना होता है ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं कोशिश करो जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आपको समझा सकते हैं समझाया जाए, तो ये मेरा यही अप्रोच है। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप टाइप करके पूछ सकते हो। इतना फ्रीडम कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन का अच्छे से यूज़ करो, यूटिलाइज किया करो। जो भी फीडबैक देना है या जो भी क्वेश्चंस करना है आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आज के क्लास के सारे खत्म हो गए, ठीक है। तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वहीं से मैंने सारे
टॉपिक पिक किए थे जहाँ जहाँ से आपके आज तक क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में। अब कुछ पीवाईक्यूज लगा लेते हैं। पीवाईक्यूज आपका बीपीएससी स्पेसिफिक है, तो यूपी पीसीएस वाली ये मत सोचना कि ये सिर्फ बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट्स आप सबके लिए सेम है, तो आपके लिए बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये रहेगा कि आप जाके यूपी पीसीएस वाला जो पीवाईक्यू है वो प्रैक्टिस कर लो। कॉन्सेप्ट तो मोर और लेस सब सेम ही है ना, मैंने समझा ही दिया आप पीछे कॉन्सेप्ट। और जो बीपीएससी जिसको ये अटेम्प्ट देना बीपीएससी वाला, वो अभी मेरे साथ पहले पीवाईक्यू कर लो, उसके बाद आप आराम से जाके दोबारा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो बीच में वीडियो मत छोड़ना, अभी पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है। तो अब तक जितना हमने पढ़ा अब उसका अप्लाई करने का वक्त आ गया है। तो मान के चलो आपने पढ़ लिया, अब एग्जाम हॉल में हो, आपके सामने पीवाईक्यू आ गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं पता तो नहीं पता, पता है तो पता है। तो सिंपल है, याद कर लो, रट लो, जो भी बोलना है। गैलीलियो साहब, ठीक है। तो गैलीलियो साहब ने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्पीड को डिफाइन किया। सेकंड पे आते हैं, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, याद करो, फोर्स सुनते ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसका प्रोडक्ट होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कहीं पे है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। फिर विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। सिंपल, देखो आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है 2002 में, 2001 में, चलो ये तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, ये तो नया ही था आपका। अब आगे आते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अब देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द रेशियो ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये रेशियो में कौन सा क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। तो देखो वी कट गया तो बचा क्या आपका मास, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मास। समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है आपको, क्या अप्रोच रहना चाहिए आपका। फिर देखो, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। तो ये आपके 2022 का क्वेश्चन है। अब आप पहले दो क्वेश्चन देखे होगे तो आप बोल रहे होगे सर ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब इतना आसान पूछते हैं क्या। देख लो आप, आपके सामने 2022 का क्वेश्चन। तो बॉल बियरिंग किस चीज में लगा रहे हैं, तो वो आपके कौन से स्टैटिक फ्रिक्शन को कौन से फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। फिर देखो, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल। तो अगर मान के चलो स्पिनिंग स्पीड बढ़ गया तो आपका बॉडी का जो वेट होगा वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो सिंपल सी चीज है, ये आपका कम होगा, इट विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा, तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका बढ़ जाता है ना, जब आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ेगी तो आपका आउटवर्ड फोर्स बढ़ जाता है। तो जब आपका आउटवर्ड फोर्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। समझ आ रहा है, स्पिनिंग स्पीड जैसे ही बढ़ेगा तो आपका जो बॉडी होगा उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब वो बाहर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए जो बॉडी का वेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया। अब देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मेजर्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज 100, व्हाट विल बी इट्स वेट इन व्हेन मेजर्ड ऑन द मून सरफेस। तो मैंने बताया कि मून सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ का 6 टाइम, मतलब 1/6 होता है। तो यहाँ पे आपका मान के चलो 100 अगर अर्थ सरफेस पे है तो मून पे कितना होगा, 100/6। इसको सॉल्व कर लो, आपका ये वैल्यू आना चाहिए 16.7, राइट। अब देखो, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड बी। तो अगर दो बॉडी आपके मून के सरफेस पे फॉल कर रहे हैं तो दोनों बॉडी पे जो इंपैक्ट होगा वो क्या होगा। तो देख लो, पहला ऑप्शन है हैविंग डिफरेंट एक्सेलरेशन, दूसरा अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया, तीसरा हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि आपका जो ग्रेविटी है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर दो डिफरेंट बॉडी भी अगर आप मून के सरफेस पे हो चाहे अर्थ के सरफेस हो, कहीं पे ही गिरा रहे हो, वो सेम वेलोसिटी के साथ गिरेगा। क्यों, क्योंकि उन पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो कॉमन लग रहा है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि आपकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, तो दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। फिर देखो, इफ अ फेदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, ये कीवर्ड देख लेना, इन वैक्यूम बोला है, देन। तो ये बीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बता दिया था, वैक्यूम में अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो तीनों सेम स्पीड में सेम टाइम पे गिरेंगी। तो ऑल 3 विल रीच द ग्राउंड टुगेदर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पे कीवर्ड था वैक्यूम, ठीक है। फिर देखो, हाउ डू हाई वाटर वेव्स अकर इन द ओशन। आपको पता है कि मून का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो आपके हाई टाइड्स या हाई वेव्स जनरेट होते हैं। तो सिंपल है,
फ्रॉम द मून। अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, आप सोचोगे रट के आए होंगे सर। देखो पता तो है मुझे अनडाउटेडली, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इतनी ही स्पीड से करना है, क्योंकि आपने भी तो पढ़ लिया ना आप कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ ऐसा सॉल्व करने वाला नहीं है। यहीं पे अगर न्यूमेरिकल होता तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता, लेकिन हर एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो ये देखो कि आप क्या लॉजिक आपको पता है, या पहले सॉल्व कर रखा है इसलिए आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो लॉजिक हमेशा याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो और अगर वो सही है, हो रहा है, तो ये मत देखो अगर मान चलो तुक्के से सही हो रहा है तो उसको फिर दोबारा आप प्रैक्टिस करो, उसको गलत मान के चलो, क्योंकि तुक्का हर बार काम नहीं आता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। अ गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर द होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल द गोल कीपर टू। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बताया था आपको, इंपल्स। इंपल्स मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, कहीं पर नोट डाउन कर लेना, हो सकता है डॉक्यूमेंट में मेंशन ना हो। तो देखो अगर आपको फोर्स की इंपैक्ट को कम करना है तो आप टाइम बढ़ा दो, राइट। तो अगर जब आप टाइम इंक्रीज करते हो तो आपका जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो जब देखते हो आप कि जो गोलकीपर होते हैं या फिर जो आप मान चलो क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो जो फील्डर है उस पर जब बॉल आता है कैच करने के लिए तो क्या करता है, कैच पकड़ता है तो बॉल तो थोड़ा हाथ पीछे की तरफ खींचता है। क्यों? ताकि बॉल अगर वो देखो स्टार्टिंग में ऐसे कैच करेगा तो उसके हाथ पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, चोट ज्यादा लगेगी, तो इसलिए वो क्या करता है कि थोड़ा सा अपने टाइम को इंक्रीज कर देता है, बॉल के टाइम को इंक्रीज कर देता है। तो जो बॉल का इंपैक्ट होना चाहिए, जो फोर्स होना चाहिए वो कम हो जाता है। चीजें समझ आई? तो ये चीज किस लिए कर रहा है वो, ताकि वो फोर्स को कम कर दे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके इंपल्स का है। तो जब भी आप टाइम बढ़ाओगे, जैसे आप मान के चलो कोई क्वेश्चन लगा देते हो और उस पर आप तब कूदते हो तो आपको चोट कम लगता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके टाइम को इंक्रीज कर दे रहा है सरफेस तक आने का। समझ आ रहा है ये चीज, कॉन्सेप्ट? तो याद रखना इंपल्स का कॉन्सेप्ट। तो यही आप पूछा है, गोलकीपर इन अ गेम फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर द होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, ऑप्शन देख लेते हैं, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, exert large force on the ball, increase the force exerted by the ball on hand। अब देखो इंक्रीज तो करेगा नहीं, हमें क्या करना, फोर्स को डिक्रीज करना है। तो फोर्स को डिक्रीज करना मतलब डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा कैसे रिलेट कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप डिक्रीज करोगे तो फोर्स भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये हमने किस में पढ़ा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। एप्लीकेशन देख लिया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, तो हमने देख लिया किस लिए, आपके बॉडी को सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कराने के लिए। तो कीप द बॉडी मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, बी हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स, तो कौन सा इसमें एनर्जी चेंज इन्वॉल्व कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स को। तो ये भी सिंपल है आपका, किसी बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स कब लग रही होगी, जब बॉडी मूव कर रही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी से आपका मान चलो किस चीज को आप रगड़ते हो तो देखते हो ना गर्म हो जाता है, तो उसमें क्या लग रहा है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये जो वाला जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, ये आपके इन्वॉल्व कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स को। बाकी पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी में आपकी हीट जनरेट हो नहीं रही है और फ्रिक्शनल भी नहीं लगेगा। फिर केमिकल एनर्जी टू हीट में भी नहीं होगा और मोर देन वन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, आपका पहला ऑप्शन सही है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपको जितना इजी लैंग्वेज में, जितने लेमन टर्म में समझाना है मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। स्टिल अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप पूछ लेना। तो आई होप आप लोगों को क्लास मजा आया होगा। जैसा भी लगा यार कमेंट करके बताना, ताकि अगला जो भी हमारे अपकमिंग क्लासेस है उसको हम और इम्प्रूव कर सके। और वो हम तभी कर सकते हैं जब आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक देते हो, ठीक है, और जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपना लेक्चर डिजाइन करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and all the best for your upcoming prelims examination. Jai Hind.